Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. We are back again with another episode of Russian mafia-based love story, Irushka, written by Samreen Shah. The video credit goes to Ramsha Khan. And let's start another episode. And I hope you guys are gonna like it. I know कि थोड़ा सा slow चल रहा है, थोड़ा सा मतलब खुल के नहीं आ रहा, हीरो हीरोइन क्यों नहीं मिल रहे। वो इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। वेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि व्यूज़ थोड़े से कम होते जा रहे हैं रुष्का के, तो थोड़े से व्यूज़ बढ़े, आपकी इंटरेक्शन हो, कमेंट्स लाइक्स हो, तो तब जाके मैं मेन हीरो को लेकर आऊँ ना। वरना आप लोग जिस तरह मुझे वेट करवा रहे हो, मेरा भी तो हक बनता है ना, मैं इस तरीके से हीरो हीरोइन को भी वेट कराऊँ। लेकिन इंशाल्लाह आपको कुछ रीज़न्स भी पता चलेंगे कि इरहा और अलान क्यों एक दूसरे से अलग हैं, उसके पीछे क्या वजह है, कौन है इनके बीच का, ये ख़ुद हैं एक दूसरे की वजह या फिर इनके पेरेंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर हो रहा है और ज़ाहिर है आपको डेली बेसिस पे दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली बेसिस पे दूँ। हालांकि मैंने वादा यही किया था कि मैं एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे को दूंगी, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश है कि एटलीस्ट 10 to 20 एपिसोड सब जब तक मैं फ़ारिग हूँ। अभी मैं थोड़ा सा फ़ारिग हूँ इसलिए मैं रेगुलर दे रही हूँ, नहीं तो आगे जाके तो आपको वैसे ही टाइम टेबल के मुताबिक मिलेगा। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ तो एटलीस्ट आई डिज़र्व कि आप लोग व्यूज़ दें, कमेंट्स करें। बेशक लाइक शाइक ना दें, कोई इतना उसमें इशू नहीं है, बट इंटरेक्शन तो करें ना, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। ऐसा ना लग रहा हो कि मैं हवा में ही लिख रही हूँ। तो चलें, ये अब बातें तो होती रहेंगी, इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 आ चुके हैं हम। एपिसोड 7, इरुष्का बाय समरीन शाह। कब को पकड़े मैंने गहरा सांस लिया। बुराक ने ऐसा क्यों किया था, ये मैं समझने से कासिर था। मैंने अपने जज्बात, अपने एहसासात रिया को लेकर बिल्कुल छुपा कर रखे थे। जितनी कोशिश थी कि यहाँ तक रिया को भी पता न लगे कि मैं इसके लिए कितना पागल हूँ। इतना पागल हूँ कि मैं ऐसा कुछ करने वाला था अगर बर वक्त ना खुद को रोकता। मेरी रिया ने तो तबाह होना ही था, मैं भी ज़िंदा ना रह पाता। यही वजह थी मैं इसकी ज़िंदगी से ना चाहकर भी दूर चला गया। सबको यही लगता है कि मैं स्टैनफोर्ड जाकर पढ़ना मेरा जुनून था, मगर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरा जुनून सिर्फ एक था, इरहा दाऊद को पाना, इरहा दाऊद को हासिल करना। मैं सही वक्त के इंतज़ार में हूँ। तब तक मैंने खुद पर खोल चढ़ा लिया कि यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह जानने वाले माँ बाप भी मुझे जान न सके। सिकंदर बाप बाज की नज़रें रखने वाला भी परख न सके। बुराक को लगता था कि मुझे इरहा पे क्रश है। जाहिर है इसके होते हुए मुझे दुनिया भूल जाती थी। जब भी वो इरहा के हवाले से तंग करता था, अगर इसे पता चल जाता कि मैं क्या हूँ तो शायद मुझे वो भाई की नज़रों से ना देखता। इरहा को भी वॉर्न करता कि मैं मासूमियत का खोल चढ़ाए दरअसल हैवान हूँ, ऑब्जेस्ड भेड़िया, जिसे दुनिया इरहा समेत एक शरीफ इंसान समझती है। तकलीफ़ के एहसास में मैंने कप को मुट्ठी में लिया। बुराक ने ये ठीक नहीं किया। अब मैं किसी और कप को हाथ नहीं लगा पाऊँगा। इस कप को मैं ना अच्छी तरह धो सकता था, ना ही फेंक सकता था। इसमें रिया का लम्स था, रिया की खुशबू थी, रिया के होंठ। मैंने कप जाकर काउंटर पे रख दिया। मुंह पे हाथ फेर कर मैंने आंखें बंद की। जब खुद को काम डाउन कर लिया, कप से नज़रें हटाकर बाकी सामान का बंदोबस्त करने लगा। अब फिर नए सिरे से सफाई करनी थी जो मेरा ध्यान हटा सके। इरहा नीचे आई और रिमशा को देखा जो टीवी पर ड्रामा देख रही थी। अरे तैयार नहीं हुई? मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बाहर जाकर खाने का कहा था। जी, आज आप ही और नाना के पास जाकर खाना ना खाएं हम। रिमशा ने इसे संजीदगी से देखा। इसे इरहा उलझी हुई और परेशान लगी। मूड अभी ठीक तो था। इरू क्या बात है, और इस वक्त बख्तावर और हदाद मामू को क्यों तंग करें हम? तंग क्या करना है हमने, वैसे ही अच्छा खासा खाना बनता है इनके घर, बल्कि नाना हमारे लिए खाना बाहर से मंगवा लेंगे। मुझे नाना से मिलना है। रिमशा समझ गई, ज़रूर पेट में मरोड़ उठ रहे होंगे। इरहा अपना दिल का हाल सिर्फ 2 लोगों के सामने बयान करती थी, एक अलान मुस्तफ़ा और दूसरा हदाद अजीम। दिल की सारी गहरी बातें होती थी इनके पास, बस पहुंचनी होती थी जिस पे अक्सर सिकंदर जेलस हो जाता था। मैं मर गया हूँ, ये ऐसे क्यों करती है जैसे मैं जज करूँगा? मेरी बख्ता तो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। आप छोटी सी हीरो को भी ना छोड़ कर जाते, और ना मैं कौन सा बीमारी में इसका ख्याल रखा। इस तन्हाई में मामू और अलान ना होते तो इरा टूट कर बिखर जाती। बख्तावर आपसे इसलिए क्लोज़ है क्योंकि इस टाइम आपके अलावा इसका कोई हमदर्द साथी नहीं था। इरू भी वही कह रही है। अच्छा पर्स लाती हूँ मैं। रिमशा ने टीवी ऑफ की। इरहा ने सर हिलाया। उसके बाद एलेक्स इन्हें हदाद के घर ड्रॉप करके चला गया था।
हदाद और बख्तावर ने बच्चों के बड़े होने के बाद एक बड़ा सा घर लिया था, मगर वो हदाद के हस्पताल के करीब था। इन दूसरी तरफ इरा के घर से दूर हो गया था। आधा घंटा लगता था दूसरी सोसाइटी में जाने के लिए। इरहा और रिमशा पहुँचे तो इरा ज़रूरत से ज़्यादा चुप लगी। इरू, क्या बात है? कुछ कहा है किसी ने? इरा ने चौंक कर देखा। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस शायद पापा के लिए उदास हो रही हूँ। एक ही बहाना था वो बना सकती थी। दरवाज़ा खोलने वाला फारिस था, जो 13 साल का ऊंचा पतला टीनेजर था। क्यूट था, मगर बदलते मौसम पे इसके चेहरे पे ज़रा सी एक्नी आ गई थी, मगर इसे कोई ख़ास परवाह नहीं थी। रिमशा आपी और इरू खाला आप, बड़ा अजीबो गरीब रिश्ता था। फारिस रिश्ते में रिमशा का मामू का बेटा था, तो वो इसे आपी बुलाता था, और बख्तावर माँ की तरफ से इरा इसकी खाला लगती थी। ऐसी कन्फ्यूजन में सबके दिमाग फिर जाते थे, मगर अब आदी थे सब। हाँ तो क्या होगा, ऐसे देख रहे हो जैसे हम पहली बार घर आ रहे हैं, हटो। इरा ने फारिस के बाल बिगाड़ कर साइड पे किया। रिमशा ने मुस्कुराकर फारिस को अपने साथ लगा लिया। इनको किस कीड़े ने काटा है रिमशा आपी? रिमशा हंस पड़ी। बुरी बात, बस मूड ऊपर नीचे होता रहता है। इसके पापा रशिया नहीं लेकर गए ना? इरा ओपन किचन की तरफ गई, जहाँ बख्तावर पिज़्ज़ा ओवन में रख रही थी, और काउंटर की कुर्सी पर बैठी 6 साला सोफिया अपने कलर रिंग बुक में मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा बेबी? इरा ने ऊंची आवाज़ में सलाम किया और मोटी सी क्यूट भरे भरे गालों वाली सोफिया को भेजकर इसको प्यार किया। ओ खाला, डोंट डिस्टर्ब। इसने आम से नीले रंग की स्लीवलेस फ्रॉक पहनी हुई थी और बालों में मुख्तलिफ रंग की पिन्स लगाई हुई थी कि इसके भूरे बाल तो बेचारे छुप ही गए थे। इरू बब्बा, इरा ने बख्तावर को घूरा, जो खुशी से इसे भी प्यार करने आ रही थी। ब्लू जीन्स और रेड सिल्क शर्ट के ऊपर एप्रन पहने बख्तावर काफ़ी हद तक बदल गई थी। चेहरा भर गया था, अलबत्ता जिस्म इसने मेंटेन रखा हुआ था। आंखों में आई साइड ग्लासेस आ गई थी और काले रेशमी बाल छोटे से हेयर कट के बजाय कमर तक आ गए थे। सोफ़ी, अपने मामा को कहो मुझे इनसे नहीं मिलना, मैं नाराज़ हूँ। सोफ़िया ने बड़ी हैरत से सर उठाकर अपनी माँ को और फिर खाला को देखा। मम्मी, क्या आपने भी खाला को शुगर खाने से मना किया है? इसकी बात पर पीछे से रिमशा हंसी। बख्तावर ने भी इरा को घूरा, फिर जाकर रिमशा से मिली। क्या हो रहा है? हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ, बहुत ज़्यादा वाला किया, इतना कि हमारे माथे पे बड़ी बड़ी शक्करें आ गई हैं। कैसी बातें कर रही हैं आपी? ये आपका भी घर है और इन मैडम का भी दिमाग दुरुस्त करती हूँ। बाद में दुरुस्त कीजिएगा। ये आपके बाकी 2 नमूने कहाँ हैं? शेरू सॉस और कोल्ड ड्रिंक्स लेने गया है। पिज़्ज़ा और लजानिया पार्टी हो तो बड़ा एहतमाम होता है। अरे हमने तो इतला भी नहीं दी, तो इतना तकल्लुफ़? रिमशा बोली। ज़रूर टेस्ट में मुश्किलों से अच्छे नंबर ले लिए होंगे जब भी पार्टी कर रहे हैं। इरा मजाक में बोली। नहीं, पापा ने सज़ा दी थी इसे, इस बार इसे सज़ा पूरी ठीक तरह से पूरी की। अब मम्मी की तरफ से इनाम मिल रहा है। मतलब हदाद अजीम बड़ा असूल पसंद था, उल्टी हरकतों पर भी बच्चों को भी सज़ाएं ठीक ठाक देता था। फरीद पापा के साथ मिलकर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। वैसे बड़ा खामोशी है, कहीं पापा ने मार ही ना दिया हो, फारिस बोला। सोफिया खौफजदा हो गई और बख्तावर ने फारिस के सर पर चपेट लगाई। फजूल मत बको, पापा हैं, जल्लाद नहीं। जाओ ड्रिंक डाल कर लाओ आपी और खाला के लिए। अरे क्यों बच्चों से काम करवा रही हो? बताओ क्या मदद करवानी है? रिमशा ने अपना पर्स साइड पे रखा। आप आराम से जाकर बैठे, मैं ज़रा सी चीज़ें ठीक करके आ रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है बच्चे ज़रा बड़े हुए तो मेरी हेल्प कर देते हैं। सोफ़ी, कमरे में रखा हो चीज़ें, बाद में करना, अब गेस्ट आ गए हैं। रिमशा मुस्कुराई। छोटी सी बख्तावर पूरे घर को हिला देने वाली बेफिक्री की दुनिया में सिकंदर को तंग करना और अब 4 बच्चों की जिम्मेदारी बड़े आराम से संभाल ली थी। इरा सीधा हदाद के ऑफिस में गई। नॉक करके दरवाज़ा खोला तो हदाद अपने डेस्क की सीट पर बैठा लैपटॉप पे मसरूफ़ था। साथ में नज़रें अपने सामने बैठे बेटे को देख रहा था, जो किताब में कुछ ज़्यादा ही गुम था। घूरना नहीं है, पढ़ना भी है। हदाद बड़बड़ाया तो फिरदौन हड़बड़ा कर उठा। जी अब्बू, पढ़ रहा हूँ। रहने दो, तुम बाहर जाओ, मुझे अपने नाना से ज़रूरी बात करनी है। फिरदौन ने गर्दन मोड़ कर देखा, फिर बड़ी तशकर से इरा को बोला, अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे खाला। बाप ने मरते दम तक बैठा कर रखना था जब वो इस सवाल का जवाब ना ढूंढता। हदाद कुछ कहने लगा, मगर इरा के तसरात ऐसे थे कि इसने इशारा किया, जाओ आपी से मिलाओ और टेबल सेट करने में मम्मी की हेल्प करना। आप फिक्र ही मत करें अब्बू, और मेरी दुआ है आप ही हम सब की काबू बने खाला। वो इरा से मिलकर तेज़ी से भागा। पढ़ाई से जान जाती थी इसकी। हदाद ने इसे नज़रअंदाज किया। वो अभी तक खफा था, जबकि इस सिचुएशन में इरा को होना चाहिए था। इरा भी खामोशी से कुर्सी पे जाकर बैठ गई। इतनी देर की चुप हदाद से हजम नहीं हुई। गर्दन मोड़ कर देखा, वो गुमसुम लग रही थी। इरू, हदाद अब सब कुछ छोड़कर इसकी तरफ घूमा। मेरा डेबिट कार्ड ब्लॉक है, वो भारी लहजे में बोली।
हदाद को हैरत हुई तो कॉल करके पूछा क्यों हुआ ऐसा। इरा छोटी छोटी बातों पे अपसेट नहीं होती थी। पूछा था, उन्होंने कहा मैंने ब्लॉक किया है, जबकि मैं ऐसा क्यों करूँगी, कोई गलत फहमी होगी, फिर खुलवा लिया। कहा तो ये है मगर मैं पेमेंट नहीं कर पा रही, मुझे कुछ शिद्दत से लेना था। क्या लेना था बताओ मुझे, मैं ऑर्डर कर दूँ। नहीं बस आपसे उधार चाहिए, आप प्लीज़ गिफ्ट पार्सल करवा दें आज की तारीख में। मैं किसी भी कीमत में ऐसे हार कर नहीं बैठना चाहती, मेरी रेपुटेशन का सवाल है, आखिर को पापा की जगह लेनी है। इरहा दाऊद, क्या मसला है बच्चे, और अपने नाना से उधार मांग रही हो, दिमाग ख़राब है। मेरा सब कुछ अगर है तो बख्तावर और बच्चों के साथ साथ तुम्हारा भी है। तुम भी इतना हक रखती हो जितना वो रखते हैं। मत भूलो तुम मेरी पहले बेटी हो। अगर बच्ची होती तो आप मुझे ना रोकते। मुझे अमेरिका जाना था, मुझे वाकई इस बार हर हाल में जाना था, वरना बहुत देर हो जाएगी। किस चीज़ की देर? इरहा ने सर झुका लिया। हदाद का मुंह खुल गया, उठकर इसके पास आया और घुटने के बल झुका। इरा हो तो गई थी बड़ी, लेकिन नाना के सामने वो बिल्कुल छोटी सी जूनी बा बन जाती थी जो अकल की बात करती थी, मगर अकल की बातें वक्त के मुताबिक नहीं होती थी। तुम हमारी इज्जत हो इरू, हम आज़ाद ख्याल ज़रूर हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि एक लड़की के दोस्त के पीछे तुम इतना दूर अकेले भेज देता, वो भी बग़ैर इजाज़त के। पता है ना क्या लग रहा था कि तुम भाग कर जा रही हो यहाँ से। वो नरमी से बोला। वो वाहिद था जो इसे खुलकर डांटता भी था और बाद में प्यार से समझाता था। इतना फ्री इसे सिर्फ इरहा और सोफिया को ही किया था। बट नाना मीन नॉट लाइक दैट। आपको पता है ना वो एक लड़का दोस्त नहीं है, वो मेरा हमदर्द है, मेरा सब कुछ है। पापा जब मुझे और मम्मी को छोड़ गए थे तो वही था जो मेरे आंसू साफ़ करता था। मम्मी मुझे मारती थी तो वो कहता था माँ हर्ट है, इससे नफ़रत ना करना। मेरा ख्वाब सुनकर लोग हंसा करते थे, यहाँ तक कि आप सब भी, और वो कहता था कि मैं वही वाहिद हूँ जो अपने पापा की जगह ले सकती हूँ। ये दोस्ती नहीं है नाना, ये मेरे लिए जज्बा और जुनून है। मैं समझती हूँ मैं आपके कल्चर के मुताबिक पूरी तरह नहीं उतरी। आई नो मैं पैदाइशी पाकिस्तानी हूँ, मगर मेरी तरबियत आपने, पापा ने और मम्मी ने की है, तो बेफिक्र रहें। मुझे अपने हदूद पता है और मैं मर जाऊँगी इन्हें क्रॉस नहीं करूँगी। लेकिन प्लीज़ नाना, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। 8 सालों में वो सिर्फ 2 बार आया है, 2 बार। ये लॉन्ग डिस्टेंस दोस्ती अब तक चलती रही है तो मेरी वजह से, वरना वो आगे बढ़ जाता, बल्कि बढ़ गया है। हदाद ने इसका हाथ थपका। सिकंदर को आ लेने दो, फिर कोई प्लान बनाते हैं, मगर तब तक बताओ क्या भेजना है इसे। वो समझ गया इरहा अलान को कुछ भेजना चाहती थी और इसका अकाउंट ब्लॉक था, और वो जान गया था आज की तारीख में ये अकाउंट ब्लॉक ही रहना है। इसके पीछे इसका बाप का जो हाथ था। और मुझे ये मनहूस बैंक चेंज करवाना है, ठीक है, और कुछ? इसने इरहा का सर थपका। आप सॉरी बोलें। हदाद की आंखें फैली। ग्रे शर्ट और ब्लू जीन्स में वो अभी तक डैशिंग लग रहा था। इरहा की सारी क्लास फेलो का क्रश था, जिस पे कभी कभार बख्तावर कुटती और जलती भी थी। भाई जवानी में मुंह नहीं लगाया और बुढ़ापे में सबको इसके शौहर से इश्क होने लगा। लो भला बताओ किस बात पर लड़की? बस आपने मुझे सज़ा दी, इसकी जगह ट्रेनिंग करवा देते। मोहतरमा ट्रेनिंग का हिस्सा था। 100 किलोमीटर तक भागा नहीं जा रहा और चली हो रशिया पे हुक्मरानी करने। अच्छा ठीक है समझ गई, मगर फिर भी सॉरी बोलें, फ्यूचर की कापू आपको हुक्म करती है। इरहा का मूड एकदम फ्रेश हो गया था। इसका मूड फ्रेश करने वाले नाना जो थे, जो इसे हर चीज़ अच्छी लगने लगती थी। आज के हदाद को फ्यूचर के कापू से कोई गर्ज नहीं। पता नहीं जिंदा होगा भी नहीं, खामखा झुक जाऊं, तुम्हारे बाप के सामने भी आज तक नहीं झुका। अस्तगफिरुल्लाह नाना, आपको हम सब की उम्र लग जाए, फजूल बातें ना किया करें, इस बात पे भी चले माजरत करें। दरवाज़ा फ़ौरन खुला। नाना नवासी का हो गया हो तो खाना लग चुका है, बच्चों ने शो डाल दिया है, ममवा आपकी ज़रूरत है। जारी है। अगली किस्त जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि हदाद और क्या करेगा अब इरहा के लिए। क्या वो गिफ्ट जो है वो इरहा ने जो मंगवाया वो अलान तक पहुंच सकेगा? क्या आया इरहा के बाप की एंट्री होने वाली है और वो कैसी एंट्री होगी? और एक सीन जो है इट्स गोना बी वेरी वेरी रोमांटिक और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल और रिस्की है। तो फिर अगली किस्त के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अब कहानी का असल आगाज़ होने लगा है। इरहा की जर्नी, उसकी मोहब्बत की जर्नी और उसकी काबू बनने की जर्नी। फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।